हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग सी ए आई आई बी में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर 4 यानी बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉस का मॉड्यूल बी यूनिट 2 करेंगे। ठीक, मतलब एन आई एक्ट 90 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 मॉड्यूल ए ऑलरेडी पूरा खत्म कर चुके हैं। प्लीज़ गो ऑन द चैनल एंड वॉच द प्लेलिस्ट, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। एन आई एक्ट 1881 जो था बेसिकली इसका काम क्या है, जो भी नेगोशिएशन है, पेमेंट ऑफ नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, मतलब चेक्स हो गया, बैंक के ड्राफ्ट्स हो गया, प्रोमिसरी नोट हो गया, इन सब के बारे में इन्होंने क्या क्या ऑब्लिगेशन है, क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या प्रोटेक्शन है, वो सब बताया गया है। बिफोर मूविंग ऑन, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर, अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो ये जो एक्ट है कई बार अमेंड हो चुका है। लेटेस्ट जो अमेंड हुआ है वो 2018 में हुआ है, जो कि 1 सितंबर 2018 से एप्लीकेबल है। इसके बाद इसमें सेक्शन 143 ए और 148 इंट्रोड्यूस हुए हैं। बेसिकली सबसे मेन जो चेंज है वो बता रहे हैं हम आपको। इस सेक्शन से मेन फ़ायदा क्या हुआ है कि जब कोई भी ये केस चल रहा होता है, मान लीजिए किसी की चेक कोई बाउंस हो गई, ठीक है। अब उस बाउंस चेक को जब उसने जिसने केस किया है, जो बेनिफिशियरी है, अगर मान लीजिए उसने केस किया, वो केस 10 साल चल गया, तो उसका पैसा तो फंसा हुआ है। तो इस इंटरिम पीरियड में जब तक वो पैसा फंसा हुआ है, तो उसके लिए क्या क्या उन्होंने मतलब रूल्स बनाए हैं एक्ट में, वो बताया गया है। तो क्या इफेक्ट है सेक्शन 143 ए इंसर्ट होने का? 143 ए इंसर्ट होने के बाद ये हो गया है कि एक नया प्रोविजन बनाया गया है, जहाँ पर जो जिस भी कोर्ट में, जो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट यानी सक्षम कोर्ट है, जो जहाँ पर भी ये चेक डिसऑनर का मैटर चल रहा है, वहाँ पर एक इंटरिम कंपनसेशन दिया जाएगा पार्टी को। ठीक है, जिसने आकर केस किया है कि भाई हम इन्हीं लायबल है हमको इतना पेमेंट करने के लिए, तो जो भी चेक अमाउंट होगा उसका कम से कम 20% पेमेंट उसको करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि क्या हो जाए, और बाद में मान लीजिए इन केस अगर केस झूठा निकलता है तो वो उस पार्टी को वापस भी करना होगा विद इंटरेस्ट, ये भी कहा गया। ठीक है, हाउएवर इफ द ड्रॉअर ऑफ द चेक इज एक्विटेड, मतलब वो छूट जाता है, द कोर्ट शैल डायरेक्ट द कंप्लेनेंट टू रीपे टू द ड्रॉअर। ठीक है, जो 20% वाली बात हमने ऊपर कही है, वो अगर मान लीजिए केस अगर गलत साबित होता है और पैसा उसके ऊपर लाइबिलिटी नहीं निकलती है, तो फिर वो जो पैसा उसको पहले दिया गया है एज ए इंटरिम कॉम्पनसेशन, वो उसे वापस करना पड़ेगा। बैंक के जो भी आरबीआई का इंटरेस्ट रेट है उसके अकॉर्डिंग, जो भी उस फाइनेंशियल ईयर का होगा, कब तक, जो भी ऑर्डर होगा उसके 60 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, और जो ऑर्डर होगा उसके 60 दिन के अंदर, और किसी भी हाल में 30 दिन से ऊपर नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडेंट 30 days एज मे बी डायरेक्टेड बाय द कोर्ट। ठीक है, मान लीजिए अगर कोर्ट ने, वैसे 60 दिन का टाइम है, मान लीजिए कोर्ट ने कह दिया कि आप 60 नहीं, आप 6 महीने वापस कर दीजिए, अमाउंट ज़्यादा है तो 6 महीने के लिए भी, जो भी अगर 6 महीने कोर्ट ने कहा तो 6 महीने प्लस 30 days से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोर्ट की डेट से 30 days से ज़्यादा नहीं हो सकता। सेक्शन 13(1) जो है नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, उसमें बताया गया है कि प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और ये सब जो हैं, ये या तो बाय ऑर्डर पे होते हैं या फिर बेयरर पे होते हैं। ठीक है, ये आपको पता है, ऑर्डर और बेयरर आपको मतलब ऑलरेडी पता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स यानी एनआईएस के, बताया गया है। एक तो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बिटवीन 2 और मोर पर्सनस, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हैं। हमेशा विद इन राइटिंग होता है, लिखे मतलब लिखित तौर पर होते हैं, ये वर्बल नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें एक पर्टिकुलर करेंसी मेंशन होती है कि हमें कितना पैसा देना है, किस करेंसी में देना है, वो होता है। एक इसका टेनोर फिक्स होता है कि कैसे देना है, पेबल ऑन साइट है या बेयरर है या ऑर्डर है, ये सारी चीज़ें होती हैं। जो है वो अगर ट्रांसफरेबल है तो बाय एंडोर्समेंट है, बाय डिलीवरी है, सिंपल डिलीवरी है, वो सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं। दोज आर ऑलवेज साइंड बाय इशूअर, जो भी इशू कर रहा है वही उस पर साइन भी कर सकता है। ठीक है, दोज यूजुअली हैव अ बेनिफिशियरी इफ पेबल टू ऑर्डर, ज़्यादातर उसमें बेनिफिशियरी लिखा रहता है अगर बाय ऑर्डर पे है तो। ठीक है, और डेटेड होता है, हमेशा उस पर कोई ना कोई डेट पड़ी रहेगी। आगे सेक्शन 4 में प्रोमिसरी नोट का है। प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, मतलब प्रोमिसरी नोट एक लिखित डॉक्यूमेंट है, एक नोट है, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट। करेंसी नोट नहीं है, प्रोमिसरी नोट अलग है, करेंसी नोट अलग है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर, इसमें एक अनकंडीशनल मतलब बिना किसी शर्त के एक अंडरटेकिंग रहती है जो कि मेकर देता है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सम ऑन ऑर्डर टू सर्टेन पर्सन वो प्रेजेंट दिया जाएगा यदि ये इंस्ट्रूमेंट बेरर को प्रेजेंट करता है तो। ठीक है, कोई मिलाकर कहने का मतलब है करेंसी नोट नहीं है लेकिन चेक की तरह है, जिसमें एक सर्ट फिक्स अमाउंट रहेगा, फिक्स पर्सन को रहेगा, और मेकर जो भी इश्यूर होगा वो उस पर साइन करके देगा। ठीक है, एक तरह से इसका एग्जाम्पल एक नीचे दिया गया कि अगर मान लीजिए कोई प्रोमिसरी नोट है, जो मतलब ए ने साइन किया है, बी को दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आई प्रोमिस टू पे बी ऑन ऑर्डर और ऑर्डर रुपीज़ 500, मतलब मैम धारक को होता है, धारक को 500 रुपये देने का वचन देता हूँ, वो उस तरह से है। ठीक है, वो करेंसी नोट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ इसका ये भी मतलब निकलता है कि आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू बी इन ₹1000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव। ठीक है,
कुल मिलाकर के ये 2 टर्म्स बताया गया, इनको बहुत क्लैरिफाई किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज, सेक्शन 4 में प्रोमिसरी नोट का डेफिनेशन दे दिया गया ना एक्ट 1881 के। सेक्शन 5 में क्या दिया गया, बिल ऑफ एक्सचेंज का। अब बिल ऑफ एक्सचेंज इन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, ठीक है, वहाँ भी सेम था, प्रोमिसरी नोट भी कंडीशनल था, इन राइटिंग था, साइंड बाय द मेकर, वहाँ भी साइंड बाय द मेकर, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बेयर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक पर्सन साइन करेगा स्पेसिफिक पर्सन के लिए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी के लिए, ठीक है, और बाय ऑर्डर ये इंस्ट्रूमेंट पे किया जाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज में बेसिकली 3 पार्टीज होती हैं, कौन कौन सी, ड्रॉअर, ड्रॉई और पे, ये ध्यान रखिएगा। ड्रॉअर मतलब क्या होता है, ड्रॉअर मतलब वो होता है जिसने वो चेक साइन करके दिए, से बिल ऑफ एक्सचेंज जिसने भी साइन किया है वो ड्रॉअर है, उसी को बोल रहे हैं क्रेडिटर बोल सकते हैं उसको, ठीक है। फिर ड्रॉई होता है, ड्रॉई कौन होता है, जिससे कहा गया है कि भाई इनको पैसा दे दो, वो हो गया डेटर। जैसे इस केस में अगर नॉर्मल जनरल टर्म से बात करें तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सपोज आपने एसबीआई की एक चेक काट करके अपने फ्रेंड को दी, ठीक है, अब आप हो क्रेडिटर, जो एसबीआई हो गया वो हो गया डेटर, और पेई हो गया वो आपके फ्रेंड जिसको आप जो उसको वो पैसा मिलने वाला है, जो बेनिफिशियरी है उसका, ठीक है। तो क्रेडिटर, डेटर और बेनिफिशियरी, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई, ऐसे याद रखिएगा। ड्रॉअर मतलब क्रेडिटर, ड्रॉई मतलब डेटर और पेई मतलब बेनिफिशियरी, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। दस द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज को, ये देख लीजिए। एक तो इन राइटिंग होना चाहिए, ड्रॉअर यानी कि क्रेडिटर के द्वारा साइन होना चाहिए, जो ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई हैं वो सर्टेन होने चाहिए, मतलब ये नहीं आप किसी भी ए बी सी के नाम XYZ के नाम के काट दोगे, नहीं, सर्टेन होना चाहिए किसको पेमेंट करना है। जो सम पेबल है वो भी सर्टेन होना चाहिए, कितना अमाउंट देना है वो भी उस पर मैंशन होना चाहिए, प्रॉपरली स्टैम्प्ड होना चाहिए, साथ ही साथ ऑर्डर इसमें जो पे मनी का होगा या सिर्फ पैसा देना है या बाय ऑर्डर है वो भी इसमें प्रिसाइसली क्लियर होना चाहिए। फिर सेक्शन 6 आता है चेक, जो सबसे कॉमन है, हम सब यूज़ करते हैं उसको। चेक भी एक प्रकार का बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि स्पेसिफाइड बैंकर के लिए है, नॉट एक्सप्रेस टू पेबल अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज पेबल नहीं है, सिर्फ डिमांड पे है। इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक एंड चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सीटीएस आपको पता है चेक ट्रंकेशन सिस्टम आ चुका है, तो उसके बाद से ये इलेक्ट्रॉनिक इमेज के रूप में पेमेंट होता है। यही रीज़न है कि अब चेक्स का पेमेंट फास्ट होता है। पहले क्या होता था कि चेक एक जगह से फिजिकली ट्रैवल करती थी, उसके बाद पेमेंट होता था। अब जब से चेक ट्रंकेशन सिस्टम आ गया है तब से क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज जाती है और उससे पेमेंट हो जाता है, इसीलिए एक एक दिन के अंदर ही पेमेंट हो जाते हैं। बैंकर्स की इसमें क्या क्या, बैंकर्स इज लीगल ड्यूटी टू मेक पेमेंट ऑफ अ चेक इफ़, बैंकर की जो भी बैंकर है उसकी एक लीगल ड्यूटी है, वैधानिक उसकी ये ड्यूटी है कि उसे ये पेमेंट करना है यदि जो चेक है वो प्रॉपरली ड्रॉ करी गई है, सफिशिएंट बैलेंस है अकाउंट में, जिस अकाउंट की भी चेक काटी गई है, कोई लीगल रिस्ट्रेंट नहीं है पे करने में, मतलब मान लीजिए कि अगर जिस अकाउंट की चेक काटी गई, मान लीजिए उसका अकाउंट पे कोई अटैचमेंट ऑर्डर आ रखा है, ठीक है, या उस पर कोई केस चल रहा है या उसमें सक्सेशन का कोई केस है, तो ऐसे में आप उसको नहीं काट के दे सकते, तो फिर इसका मतलब कि वो मैटर फंसा हुआ है, तो आप नहीं पेमेंट कर सकते। इट इंक्लूड्स चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड ट्रंकेटेड चेक, साथ ही साथ ये कहा गया कि जो भी चेक का पेमेंट कर रहे हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक चेक या ट्रंकेटेड फॉर्म का चेक आपको मिल जाएगा। ये क्लियरिंग हाउस के विषय में बात हुई, ना कि ओवर द काउंटर, ये दो ही समझ लीजिएगा, ये फ़र्क है दोनों में। पेमेंट ऑफ चेक्स, प्रोटेक्शन टू बैंकर्स कस्टमर्स, इस पेमेंट चेक का पेमेंट करने में बैंकर और कस्टमर्स को क्या क्या प्रोटेक्शन है वो बताया गया। बैंकर की जो ड्यूटी है सेक्शन 31 NI एक्ट 1881 के अकॉर्डिंग पेमेंट की, ठीक है, क्या क्या ड्यूटी है बताया गया। द ड्रॉई ऑफ द चेक हैविंग सफिशिएंट फंड ऑफ द ड्रॉअर इन हिज हैंड्स, ड्रॉई हमने क्या बताया था, ड्रॉई हमने बताया था डेटर, यानी कि जो बैंक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो हो गया ड्रॉई, ठीक है। ड्रॉअर हमने क्या बताया, क्रेडिटर, यानी कि जिसने वो चेक साइन किया। तो यदि ड्रॉई के पास सफिशिएंट फंड है ड्रॉअर के अकाउंट में, मतलब XYZ बैंक में या SBI बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, अगर ड्रॉअर जिसने चेक काट के दी उसमें सफिशिएंट फंड है उसके अकाउंट में और एंड प्रॉपरली एप्लीकेबल टू द पेमेंट ऑफ सच चेक, जो कि प्रॉपरली इस चेक के में पेमेंट करने के लिए एप्लीकेबल हो रहे हैं, मस्ट पे द चेक व्हेन ड्यूली रिक्वायर्ड, सो टू डू, वो उसे चेक पेमेंट कर देना चाहिए, यदि रिक्वायर्ड है तो, प्रेजेंट हुई है या वो डेट आ गई है उसकी तो फिर देना चाहिए। एंड इन डिफॉल्ट ऑफ सच पेमेंट मच कॉम्पनसेट द ड्रॉअर फॉर एनी लॉस और डैमेज कॉस्ड बाय सच डिफॉल्ट, यदि वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे ड्रॉअर को कॉम्पनसेट करना होगा किसी भी प्रकार के डिफॉल्ट के केस में, ठीक है, ये साथ में इसमें कहा गया, मतलब डेटर को। इन केस ऑफ रॉन्गफुल डिसऑनर द ड्रॉई इज ओनली लायबल टू द ड्रॉअर फॉर कॉम्पनसेशन और नॉट टू द पेई एनी होल्डर और एंडोस एक्सेप्ट टू द फॉलोइंग सेट के साथ। साथ ही हमें कहा गया कि मान लीजिए गलत तरह से डिसऑनर हो जाए चेक, ठीक है, तो फिर जो ड्रॉई है यानी जो बैंक है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है,
वो लायबल किसके लिए होगा, ड्रॉअर के लिए यानी कि क्रेडिटर के लिए, यानी कि जो उसका अकाउंट होल्डर है, ना कि पे यानी कि बेनिफिशियरी के लिए। भाई मान लीजिए आज मैंने कहा ना आपने अपने फ्रेंड को चेक दी, तो जो बैंक है अगर उससे कोई गलती होती है तो वो आपके लिए लायबल होगा, ना कि आपके फ्रेंड के लिए, क्योंकि आप उसके अकाउंट होल्डर है, या फ्रेंड ने किसी को एंडोर्स कर दी तो उसके लिए भी लायबल नहीं होगा, एक्सेप्ट सर्टेन सर्कमस्टांसेस। क्या सर्कमस्टांसेस है, एक तो बाइंडिंग ऑफ द बैंक, मान लीजिए बैंक बंद होने वाला है परमानेंट हमेशा के लिए, तो उस केस में वो उसके लिए लायबल हो जाएगा। हेयर द होल्डर वुड बिकम अ क्रेडिटर, यहाँ पर जो होल्डर होगा मतलब कि जो पेई होगा, जिसके पास वो चेक होगी, जो आपका फ्रेंड है, अब वो एज ए क्रेडिटर काम करने लगेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बैंक बंद होने वाला है, वाइंड अप होने वाला है इस केस में। ऑल्सो कहा गया द बैंक डज नॉट हिट द क्रॉसिंग ऑन द चेक पेज एंड कॉन्सिक्यूटली, या फिर दूसरी गलती है कि क्रॉसिंग है चेक पर लेकिन बैंक ने गलती से उसको ओवर द काउंटर पे कर दिया, अकाउंट पे थी लेकिन अकाउंट में नहीं पे किया, तो उस केस में भी बैंक लायबल हो जाएगा, किसके लिए, टुवर्ड्स द पे, टुवर्ड्स द बेनिफिशियरी। ठीक है, तब वो क्रेडिटर के लिए नहीं रह जाएगा। अब बात करते हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स की। पेमेंट इन ड्यू कोर्स में क्या क्या प्रोटेक्शन है ये भी बात करेंगे। प्रोटेक्शन टू अ पेइंग बैंकर इज हाउएवर अवेलेबल अंडर द एनआई एक्ट प्रोवाइड पेमेंट ऑफ द चेक इज मेड इन ड्यू कोर्स। यदि पेमेंट जो है चेक का वो ड्यू कोर्स में किया गया है तो जो बैंकर है मतलब जो आपका डेटर है, जो आपका ड्रॉई है, उसके पास भी प्रोटेक्शन है। कैसा है आगे आगे बताया गया है। पेमेंट इन ड्यू कोर्स इज डिफाइंड इन सेक्शन 10, एनआई एक्ट के सेक्शन 10 में पेमेंट इन ड्यू कोर्स को डिफाइन कर किया गया। पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब होता है कि पेमेंट जो है, पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपेरेंट टेनोर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस टू एनी पर्सन इन पोजेशन देयर ऑफ under circumstances which does not afford a reasonable ground for believing that he is not entitled to receive payment of the amount therein mentioned। पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं मिला है कि जो पेमेंट किया जा रहा है वो गलत आदमी को किया जा रहा है, मतलब सिग्नेचर सही है, अकाउंट में फंड है, जो आदमी लेने आया वो आपको सही लग रहा है, किसी प्रकार को आपको रीजनल ग्राउंड नहीं मिला है, और एज अ बैंकर आपसे कोई नेग्लिजेंस नहीं हुई, ये नहीं आपने फर्जी चेक पे बिना सीटीएस चेक किए पेमेंट कर दिया, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, तो उस केस में आपने साइन मैच नहीं किया, आपने पेमेंट कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड एज पेमेंट इन ड्यू कोर्स। तो उस केस में जो बैंकर है उसको प्रोटेक्शन मिली हुई है। इसके अलावा सेक्शन 85 एनआई एक्ट का जो उसमें जो पेइंग बैंकर है उसको और क्या क्या एडिशनल प्रोटेक्शन मिली है। एडिशनल प्रोटेक्शन टू पेइंग बैंकर इज अवेलेबल अगेंस्ट फ्रॉडलेंट एंडोर्समेंट ऑफ द पे। मान लीजिए किसी ने फ्रॉड तरीके से कोई जो चेक थी उसको एंडोर्स करवा दिया या कर दिया है, या मान लीजिए किसी की चेक रास्ते में किसी ने उसे एंडोर्स कर दिया और पेमेंट हो गया, भाई अकाउंट पे नहीं थी तो बैंक की क्या गलती है, तो उसको पेमेंट इन ड्यू कोर्स से माना जाएगा और उस पर भी बैंकर को प्रोटेक्शन दी जाएगी अगर फ्रॉडलेंट हुआ है और बैंक की गलती नहीं है तो। अब बात करते हैं मटेरियल ऑल्ट्रेशन की। मटेरियल ऑल्ट्रेशन एक किसी चेक में है तो उसको नल एंड वॉइड यानी उसको खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, बस ये देखा है कि अगर मटेरियल ऑल्ट्रेशन है वो इशूइंग अथॉरिटी यानी जो ड्रॉअर है, जो आपका क्रेडिटर है, अगर उसके साइन से कंफर्म किया गया, सपोज आपने ऊपर डेट लिखी है, ठीक है, डेट में कुछ कटिंग हो गई, तो अगर वो तो वैसे चेक बेकार हो गई, लेकिन यदि उस डेट में जो कटिंग है उसको जो इशूअर है, जो मेकर है, अगर उसको वो ऑथराइज कर देता है, वहाँ पे फिर से अपने साइन करता है उस पॉइंट पर, तो इसका मतलब वो उसको कर रहा है कि भाई ये गलती हो गई तो दोबारा सही कर, तो उस कंसेंट को मान लिया जाएगा और तब उसको पेमेंट कर सकते हैं। कुछ जो मटेरियल एग्जाम्पल में दिया गया कि मटेरियल ऑल्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें, एक तो जैसे डेट हो गया, ठीक है, अगर कोई नाम बेनिफिशियरी गलत हो गया उसको मान लीजिए चेंज किया, फिर दोबारा वहाँ पे अपना साइन कर दिया इशूअर ने या क्रेडिटर ने, तो भी हो जाएगा। क्रेडिटर मतलब ड्रॉअर मतलब इशूअर यानी मेकर। कोई अमाउंट में चेंज किया गया थोड़ा मोड़ा तो अब बस फ्रॉडुलेंट ऑल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि 0 0 बढ़ा दिया, इसीलिए मनी जो पैसा है हमेशा वो शब्दों में और उसमें अंकों में दोनों में रहता है। कोई भी अगर बेरर चेक या ऑल्ट्रेशन वैसा किया गया तो भी उसके हमें प्रूफ चाहिए। जहाँ पर ऑल्ट्रेशन अपेरेंट नहीं होगा उस केस में क्या है, सेक्शन 89 में कहा गया है वेयर अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक has been materially altered but does not appear to have been so altered shall discharge such person or banker from all liability thereon। मान लीजिए सेक्शन 89 में कहा गया कि कोई मटेरियल ऑल्ट्रेशन किया गया है लेकिन बहुत क्लियरली विजिबल नहीं है, तो उस केस में ऐसे चेक, प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए बैंकर की कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, यदि उसने पेमेंट कर दिया है तो। इसमें कलेक्टिंग बैंकर जो होगा उसके लिए क्या क्या प्रोटेक्शन है, उसको किस में दी गई है प्रोटेक्शन, सेक्शन 131 में कलेक्टिंग बैंकर को भी प्रोटेक्शन दी गई है। ये चेक और ड्राफ्ट दोनों पर ही अप्लाई होता है। ठीक है, कंडीशन क्या है प्रोटेक्शन की, जो कलेक्टिंग बैंक है वो गुड फेथ में काम कर रहा है, विदाउट नेग्लिजेंस काम कर रहा है, जो उसने जो रिसीव किया है पेमेंट वो कस्टमर से रिसीव कर लिया है, जो चेक है वो जनरली क्रॉस है, स्पेशली क्रॉस है, ये भी देखना होगा। साथ ही साथ प्राइम फेसिया ये देखा जाएगा, चेक की जेन्यूनेस चेक करी जाएगी, सीटीएस क्लियरिंग चेक करी जाएगी,
और ये भी देखा है कोई फ्रॉड या फॉर्जरी या किसी तरह के धोखाधड़ी ऐसा तो नहीं हुआ। ड्यू डिलिजेंस में सारी केयर यानी कि सारे सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं ट्रंकेशन संबंधित आदि कि नहीं लिए गए, ठीक है। विद दिस वी हैव कम टू एंड। आई होप यू लाइक दिस सेशन। इन केस इफ यू एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर